ये जो अटैक कश जम्मू में हो रहा है, मुझे इसके 2 मकसद लगते हैं। एक, हिंदू माइनॉरिटी किलिंग की जाए, उनका बैकलैश हो मुस्लिम पर, कम्युनल राइट हो, ताकि उसमें कुछ मुस्लिम लड़कों को अ, ये रेडिकलाइज़ करने में कामयाब हों, क्योंकि इनको अभी पिछले 2 दशकों में, 20 सालों में जम्मू रीजन में कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसीलिए यहाँ टेररिज़्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया था पिछले 20 सालों में। पिछले 1 साल से जो कोशिशें की जा रही है रिवाइव करने की, उस ये मुझे लगता है इसका एक मकसद ये हो सकता है। दूसरा पर्पज़ मुझे लगता है कि स्प्रेड फोर्सेस का करना चाहते हैं। कश्मीर में जो प्रेशर है, मुझे लगता है फोर्सेस, जब जम्मू रीजन इज़ अ ह्यूज एरिया, और अगर यहाँ टेररिज्म दोबारा 1990s वाली हालत आ जाती है, तो आपको बहुत सारी बटालियंस को यहाँ डिप्लॉय करना पड़ेगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। जम्मू में एक बार फिर से आतंकवाद ने न केवल सिर उठा लिया है, अपितु हिंदुओं को विशेष रूप से लक्षित करके और वहां पर भी हत्याएं आरंभ हो गई हैं। हमारे साथ है आज डॉक्टर SP वैद, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आपका स्वागत है। पिछली बार जब हम मिले थे तब हम इन्हीं विषयों पर बातचीत कर रहे थे और हमें ध्यान है कि उस समय भी हमने एक बात संभवतः चर्चा की थी कि हमें किसी भी प्रकार से आश्वस्त नहीं होना चाहिए और एक प्रकार से जो एक अपनी पीठ थपथपाने का काम जो जम्मू और कश्मीर प्रशासन कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? संजय जी, बिल्कुल सही। पीठ थपथपाने वाली बात ही नहीं है, ये चैलेंज बना रहेगा जब तक आपका जो पार में एस्टैब्लिशमेंट है और उसकी नीति बदलेगी नहीं। वो उसकी नीति आज भी वही है। उसको अ, उत उसके जो कैलिब्रेशन है टेररिज्म की, वो वहाँ से करता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी से बढ़ाव और कमी आती है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं। उसमें पिछले 30 सालों से हम देखते आए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि 370 2019 में हटने के, 5 अगस्त को हटने के बाद, 35 पे हटने के बाद, बहुत सारी जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था, जो टेररिज्म को वो करता, उसमें कार्रवाई हुई है। मैं उसको डिनाई नहीं करता। 370 एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको हटाना एक बहुत बढ़िया कदम था, और भारत सरकार ने बहुत अच्छा वो कदम लिया। और जो लोकल गवर्नमेंट के दौरान इकोसिस्टम बना हुआ था, जिसको वो नहीं तोड़ पाते थे, आज चूँकि डायरेक्टली दिल्ली से ये कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बहुत सारे अच्छे कदम भी लिए गए, मैं उनको डिनाई नहीं करता, और वो होने भी चाहिए थे, और अभी आगे और कुछ, बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे आप देखिए, जमात इस्लामी पर बैन लगा, लेकिन अहले हदीस पर नहीं लगा। आप जी। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बहुत सारों को आइडेंटिफाई किया गया बाय इंटेलिजेंस बीइंग, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठ के टेररिस्ट की या उनके पूरे सिस्टम की या पाकिस्तान के इशारों पे मदद करते थे, उनको डिसमिस किया गया। बहुत अच्छा कदम था, इसकी ज़रूरत थी। इसी तरीके से आप देखिए, जो हुर्रियत सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स चलाती थी, जो सारी बंद काल, हड़तालें की काल दिया करती थी, उसको बिल्कुल दबोचा गया। उसके खिलाफ जो शिकंजा कसा, वो बहुत ज़रूरी था, चाहे एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स सब मिलकर बहुत ज़रूरी था। जो टेरर फंडिंग था, उसके खिलाफ कार्रवाई जो हुई, बहुत ज़रूरी था। जैसे जो सपोर्ट स्ट्रक्चर था टेररिज्म का, जो इनको अपर ग्राउंड वर्कर्स थे, उनके खिलाफ एनआईए के बहुत सारे केसेस हुए। इस तरह के, जैसे यासीन मलिक टाइप, और जो
क्या नाम है इसका बिट्टा कराटे टाइप के लोग जो थे, जो दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे और बड़ा हाई फ्लाइंग वो थे, उनके खिलाफ जो केसेस थे, उनका चला आपने देखा यासीन मलिक के खिलाफ चालान हुए। ये चीजें ज़रूरी थी और ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे खुशी है कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद सारा 317 हटने के बाद इस इकोसिस्टम पर प्रहार किया गया। लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें और करने की ज़रूरत है। जैसे रेडिकलाइज़ेशन आज भी हो रही है। हालाँकि मैं दिलबाग सिंह जो अभी डीजीपी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो ईयर एंड में होती है। उसने कहा 182 टेररिस्ट को हमने इस साल न्यूट्रलाइज़ किया 2022 में और 140 या 146 जो ये थे टेरर मॉड्यूल्स थे, उनको हमने बस्ट किया और हाँ, पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री ने मिलकर जो यूथ को इनको सही रास्ते पे लाने के लिए कार्रवाई की, वो कदम ज़रूरी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज भी अगर लड़के जॉइन कर रहे हैं, उसमें क्या किसी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कश्मीर की, किसी ने स्टडी किया व्हाट आर द फैक्टर्स? आप झूठी पीएचडी डिग्रियाँ करते हैं कश्मीर में, कोई क्या ये इश्यू ऑफ कंसर्न नहीं है कश्मीर में लोग जो रहते हैं? किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कोई एक ने पीएचडी का ये सब्जेक्ट लिया या रिसर्च का ये स्टेप्स लिया कि क्या रीजंस हैं बाय इंटरव्यूइंग डिफरेंट पीपल्स कि आप अगर टेररिज्म जॉइन करते हैं तो क्यों व्हाट आर द फैक्टर्स एंड उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए गवर्नमेंट से और उनके उन फैक्टर्स को किस तरह से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो या उनको हम उस तरफ कदम लेने की जरूरत है। आपके बहुत सारे मदरसाज आज भी चलते हैं, क्या उस पे कोई कार्रवाई हुई? तो ये सारी चीजें करना मैं समझता हूँ यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि जिस तरह की सिविलियन टारगेटेड किलिंग कश्मीर में की गई उस पे इनिशियली बहुत हाहाकार मचा और काफी टेरर का माहौल हुआ और कश्मीरी पंडित सारे वहां से भागकर जो इम्प्लाई अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज लगे हुए थे और जो जम्मू के शेड्यूल कास्ट क्योंकि कश्मीर में शेड्यूल कास्ट नहीं होते जो वहां लगे थे वो सारे भागकर जम्मू में आए और अब उसमें काफी जो करने वाले थे जो मॉड्यूल जो हाइब्रिड टेररिज्म आईएसआई चीफ की मीटिंग जो हुई थी 2001 सितंबर के आसपास मुजफ्फराबाद में उसके बाद ये सारा सिलसिला चला तो उसके बाद इन किलिंग्स पर कंट्रोल कश्मीर में आया जब ये सारे मॉड्यूल बस्ट किए लेकिन अब उन्होंने टारगेटेड किलिंग कश्मीर से जम्मू में भी की जो आपने कल राजौरी में देखा और इसमें इंटेंशन ये थी कि मैक्सिमम कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट की जाए तभी उन्होंने आईडीबी पीछे छोड़ी थी या हो सकता था ये इंटेंशन हो कि जब ये हमने किलिंग की उसके बाद सीनियर अफसर्स मौके पे आएंगे और वो इसके विक्टिम बनेंगे या क्राउड इकट्ठा होगा तो वो विक्टिम बनेंगे तो इट इज विद इंटेंशन टू कॉज मैक्सिमम डैमेज जो मुझे लगता है ये आईडी क्योंकि हमने ये ऐसी ऐसी चीजें 90s में भी देखी हैं कश्मीर में जब एक जगह बम ब्लास्ट होता था सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वहां मौके पे जाते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट एसपी विल रश एसएचओ एसडीपीओ एसडीएम वुड रश अल्टीमेटली कई बार देखने में ये आया कि वहां दूसरी आईडी फट जाती थी और वो लोग मेरे सामने इनफैक्ट एक एसपी जख्मी हो गया था श्रीनगर सिटी में एसपी साउथ तो इस तरह के कोई पहली बार नहीं हुआ लेकिन ये एक मैं समझता हूँ उस एरिया को वहां जब ये हादसा हुआ पुलिस को उसको सैनिटाइज करना चाहिए था इससे पहले कि लोग या सीनियर ऑफिसर्स वहां जाएं जो लोकल वहां बम डिस्पोजल स्क्वाड को भेज के वो सारा स्कैन करना चाहिए था जो नहीं किया गया एक बात और देखने में आती है कि यद्यपि ये हम मानते हैं कि ये
70 के बाद में बहुत सारे कार्य हुए। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि ये जो दी रेजिस्टेंस फ्रंट बना है, जो कि लश्कर का फ्रंट है, और लश्कर जो है वो अहले हदीस एक आउटफिट है। अहले हदीस को बैन नहीं किया गया है। उसके साथ में एक हम पैरेलल एक मूवमेंट देखते हैं, जो कि 370 के पहले जो सरकारें हुआ करती थीं, वो सभी करती थीं, और वो ये था कि वो जिहाद को ये सोचती थीं कि इसका जिहाद का दिल जीता जा सकता है। क्या ये सरकार भी उसी ट्रैप में फँस गई है? मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स के देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे मैं खुद भी मानूँगा, जब तक मैं ये प्रोग्राम्स नहीं देखता था, मुझे अ, इतनी नॉलेज इस्लाम के बारे में नहीं थी। मैं आई एम कन्फेसिंग इट, बट पिछले कुछ सालों से जब से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत पता चला कि जो बड़ी किताब है उसमें क्या लिखा है, जो उसके साथ बाकी दूसरी है उसमें क्या लिखा है। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको इसकी कांसेप्ट नहीं है, और वो जिहाद वो इस इसको अच्छी तरह से, मेरा मानना है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, कि उनको पूरी तरह से इसका समझ नहीं है, और वो सोचते हैं कि पुल इट इज़ अ पॉलिटिकल इश्यू, और इसको हम आपने सुना भी होगा, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलते रहते हैं कि इट्स अ पॉलिटिकल इश्यू। तो लेकिन अ, कश्मीर, मैं समझता हूँ, मोर देन पॉलिटिकल इश्यू, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ बेसिकली प्योर जिहाद, हार्डकोर इस्लामिस्ट एजेंडा है, जो आईएसआई ने, जो डीप स्टेट ने, जो एस्टैब्लिशमेंट ने 1990 89 से स्टार्ट किया हुआ है, और इट इज़ विद दैट, इसीलिए किस किस तरह से वहां से कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके भगाया गया, और जो कश्मीरी मुस्लिम्स भी इसके रास्ते में, आड़े में आए, दे वर आल्सो टारगेटेड एंड दे आल्सो रैन अवे फ्रॉम कश्मीर। मेनी ऑफ देम केम टू जम्मू एंड दिल्ली एंड अदर सिटीज ऑफ इंडिया। सो कश्मीरी पंडित तो खैर बहुत नंबर में, 4-5 लाख की उस वक्त वो थी, वो वहां से भागे। तो इट इज क्लियर केस ऑफ कैसे एथनिक क्लींजिंग की गई। इनफैक्ट मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को हमारे देश में और बाहर पता नहीं होगा, जब कश्मीरी पंडितों को टारगेट 89-90 में किया गया, मैं यंग एसपी था वहाँ, तो उसके साथ-साथ अ उसके कुल 1 साल के बाद 90-91, 91-92 में जो जम्मू रीजन के हिली डिस्ट्रिक्ट्स थे, डोडा, अ, एक्स वाइल डोडा, आज उसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, उसके हिल्ली इलाके में, और जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था, मैं वहाँ एसएसपी रहा हूँ, उसके माहौर तहसील, आज जो जो रियासी डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, वो उसका सब डिवीजन था। उसमें उसका जो माहौर एरिया था, वहाँ, और राजौरी पुंछ, ये सारा जो हिली रीजन है जम्मू प्रोविंस का, इसमें मिक्स पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम रहती है, और वहां भी एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश की गई बहुत सीरियसली, लेकिन पाकिस्तान की डीप स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट उसमें कामयाब नहीं हुई। उसका मैं वजह बताता हूँ, और बहुत सारे मैसेकर्स हुए। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, विलेज डिफेंस कमिटीज पर आपको कभी प्रोग्राम करना चाहिए। इस देश को और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि विलेज डिफेंस कमिटीज ने कितना बड़ा रोल प्ले किया गया। अदरवाइज सारी हिंदू कम्युनिटी जम्मू प्रोविंस के पहाड़ी इलाकों से शिफ्ट कर जाती, और इनफैक्ट मेनी ऑफ देम उस वक्त जब ये मैसेकर्स होते थे, दर्जनों मैसेकर्स हुए इस इलाके में, और कई जगहों पर बहुत सारे मतलब 20-20, 30-30 लोगों को मारा गया। एक मुझे आज भी याद आता है, इनफैक्ट कल का राजौरी का इंसिडेंट देख के मुझे याद आता है, ये 1990s की बात है, कौन सा ईयर था मुझे अब एग्जैक्टली मैं चेक करूंगा।
26 जनवरी के दिन बस जा रही थी किश्तवाड़, डोडा से, उसको रोका गया, उसमें कम्युनिटी वाइज़ सेग्रीगेट किया गया और उनको हिंदूज़ को टारगेट किलिंग किया गया टेररिस्ट के द्वारा। तो ये इस तरह के ये बहुत सारे मैसेकर्स हुए पहाड़ी इलाकों में और ऑनरेबल लाल कृष्ण आडवाणी उन दिनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते थे और डॉक्टर फारूक यहाँ चीफ मिनिस्टर होते थे। आई रिमेंबर वो उनको जगह-जगह जाना पड़ता था जब ये मैसेकर होते थे और बड़ा लोगों में रोष होता है। बहुत सारे माइग्रेट करके रियासी में आ गए थे, कुछ और इलाकों में आ गए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, हम सोचते थे कि इतना बड़ा पहाड़ी इलाका है डोडा का और इस बाकी पूरे रीजन का, राजौरी, पुंछ का कि पूरी हिंदुस्तान की आर्मी भी डाल दोगे आप, यू कैन नॉट कवर एवरी विलेज। एक विलेज इस पहाड़ी पे है, दूसरा विलेज इस पहाड़ी पे है। तो इनफैक्ट भगवान की दिया है, कृपा है कि उस वक़्त एक आइडिया आया और इंसिडेंटली मैं उसका ज़रिया बना, मैं एसएसपी उधमपुर था। ये 1995 की बात है। एक गाँव है बागनकोट, जो उस वक़्त के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, आज के रियासी डिस्ट्रिक्ट जो उसका सब डिवीज़न था, उसकी मौर तहसील में आता है। तो बागनकोट विलेज में टेररिस्ट ने अटैक किया और वहाँ लोगों को 2 लोगों को मारा। लोगों ने कुल्हाड़ी और गंडासों के साथ उनको टेररिस्टों का मुकाबला किया और जब मैं मौके पे गया, लोगों ने कहा अगर हमारे पास वेपन होते, हम भी वो AK-47 के साथ थे, हमने जो कुल्हाड़ी होती है ना लकड़ी काटने वाली और घास जी, जी, काटने जी, जी। अ, सिकल, उससे लोगों ने मुकाबला किया और 2 टेररिस्ट को मार दिया वहाँ। जो हेवीली आर्म्ड थे AK-47 से। तो लोगों ने मेरे से डिमांड किया, खैर मैंने उन जो 2 मारे गए थे उनकी बेटियों को पुलिस में रिक्रूट किया। उन्होंने कहा हमें वेपन दीजिए। उस वक़्त तक कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था। मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी था और उन दिनों मोबाइल सिस्टम होता नहीं था। मैंने वायरलेस मैसेज अपने आईजी को दिया कि प्लीज़ टेक अप विद द गवर्नमेंट एंड पुलिस हेडक्वार्टर कि लोग डिमांड कर रहे हैं वेपन्स की। तो मुझे वहाँ से रिप्लाई आई कि आप वेपन अप्रूवल है, आप वेपन दीजिए। मैंने 10 राइफल्स वहाँ लोगों को दी और पहली वीडीसी बागनकोट की बनी। उसके बाद इट वाज़ फॉलोड बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डर बाय देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम issuing detailed guideline कि विलेज डिफेंस कमिटीज शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको वेपन होने चाहिए, उनको एसपीओस लगाया जाए। तो ये सारा, अगर विलेज डिफेंस कमिटीज नहीं बनाई जाती तो सारा एथनिक क्लिंजिंग जम्मू रीजन से भी हो जाता और लाखों की तादाद में जिस तरह कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए, आपके यहाँ भी वो हालत होती, लेकिन वीडीसी ने वो रोक दिया और बहुत सारी जगहों पे रात-रात भर एनकाउंटर चलता रहा। विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों ने मुकाबला किया इनके साथ, टेररिस्टों के साथ और कई जगहों पे तो वीडीसी ओवररन हो गई थी बिकॉज़ उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया। लेकिन वो होल्ड करते थे जब तक आर्मी या सीआरपी या लोकल पुलिस पहुँचती थी। तो वीडीसीज़ का इतना बड़ा योगदान है एथनिक क्लींजिंग को रोकने में जम्मू रीजन में और बहुत सारे मैसेकर्स हुए 90s में। इनफैक्ट कल वाला इंसिडेंट मुझे वो याद दिलाता है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ राजौरी में भी विलेज डिफेंस कमेटी थी लेकिन उसको डिसआर्म कर दिया गया था। बिल्कुल, मैंने भी ये सुना क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने देखा एक तो वीडीसीज़ को निग्लेक्ट किया गया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके वेपन्स की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उनको बेटर डिसिप्लिन वो सारा पुलिस को करवाना चाहिए और एक लोकल हमने उस वक़्त किया था बिकॉज़ गवर्नर रूल होता था उन दिनों और यूनियन गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। लेकिन जनरली पॉलिटिकल कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ उसके अगेंस्ट रहती हैं। ये आई डोंट नो द रीज़न्स, वो जनरली वीडीसीज़ के खिलाफ बोलती हैं। हालाँकि वीडीसीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं एज़ ए आई कैन वाउच फॉर इट एज़ अ पुलिस ऑफिसर मैंने 30-35 साल ये देखा है और वीडीसीज़ ने टेररिज्म आज जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री हुआ है। पिछले 1 साल को छोड़ के पिछले 20 सालों से जम्मू रीजन में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले 1 साल से ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। आपने देखा किस तरह 3-4 दिन पहले सिधड़ा में जम्मू में 4 टेररिस्ट
जो एक ट्रक में जा रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया और एनकाउंटर में मारा गया। उससे पहले जिस दिन प्रधानमंत्री रहना था, तो सुंजवा में यहाँ 2 टेररिस्ट ने अटैक किया, एक घर में छुपे थे, वो मारे गए, वो आए थे अटैक करने। उससे पहले यहाँ एक टोल प्लाज़ा है, उसके पास ट्रक में टेररिस्ट मारे गए। ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो कठुआ सांबा था, वहां से क्रॉस करके ट्रक पकड़ते हैं और कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये जो रास्ते में इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन आर्मी की है, उस पे अटैक करने का भी प्लान कर सकते हैं। तो जम्मू रीजन को इंक्रीजिंगली डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपने देखा किस तरह राजौरी, पुंछ में पिछले साल के शुरुआत में आपने देखा एक ग्रुप अंदर आया था जिसने आर्मी पर कोई 8-9 कैजुअल्टीज इन्फ्लिक्ट की थी। उसके बाद कुछ ही हफ्ते पहले राजौरी में एक आर्मी कैंप पर अटैक, बटालियन हेडक्वार्टर पर अटैक करने की कोशिश की और वो दोनों टेररिस्ट मारे गए। उधमपुर में बस पे एक बम लगाया और यहाँ मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल डेढ़ से उसी वो जो आईएसआई चीफ की मीटिंग हुई थी सितंबर 2001 में, उसके बाद ये ज़्यादा जम्मू रीजन को गतिविधियाँ 2001 कह रहे हैं आप या 2021 कह रहे हैं? तो सॉरी 21 माय मिस्टेक 21 में जो मुजफ्फराबाद में मीटिंग हुई थी, उसके बाद जम्मू रीजन को इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जो लोग सरेंडर्ड हैं और टेररिस्ट हैं या जो रिलीज हुए हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है और इधर से भी इन्फिल्ट्रेट जो आईबी सेक्टर और एलओसी सेक्टर राजौरी पुंछ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है और ये कल वाला हादसा भी मुझे लगता है अभी वो लोग न्यूट्रलाइज नहीं हुए या ट्रैक डाउन नहीं हुए। मैं अभी चेक कर रहा था वहां के डिस्ट्रिक्ट एसपी और डीआईजी से, लेकिन उनका कहना है कि जहां ये हादसा हुआ उसके दरिया के पार 14-15 दिसंबर को एक ग्रुप देखा गया है। लेकिन अगर ये ग्रुप वो है तो इसका मतलब है वो 2-3 हफ्ते पहले वो इन्फिल्ट्रेट हुए हैं या फिर हो सकता है कोई 1-2 दिन पहले ही ग्रुप निकला हो और इन्फिल्ट्रेट करके उन्होंने वहां जाके ये इनके आधार कार्ड चेक किए और इनको आइडेंटिफाई कर जब उनको लगा कि ये हिंदू हैं तो उनको अटैक किया। आपने अभी ये उल्लेख किया कि जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं, वो वीडीसीज़ को अपोज़ करती नहीं हैं। तो ये वही वाली बात है जो हम कहते हैं कि ये जो है ये जिहाद सिम्पैथाइज़र्स हैं। और अभी-अभी फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि साहब कि देश में जो नफ़रत का वातावरण बनाया गया है, ये उसकी प्रतिक्रिया है। और साथ में हम एलजी साहब को सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब कि ये जो भी यहाँ कुछ हो रहा है, जो भी किलिंग्स हो रही हैं, वो उससे रिलीजन का कोई लेना-देना नहीं है। तो मैं ये सब मैं जी। संजय जी मैं दोनों 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 लीडर्स जो हैं उनसे सहमत नहीं है। फारूक साहब की बात जहां तक है, हालांकि मैंने उनके साथ काम किया है, वो मेरे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया या जम्मू के हिंदुओं को मारा गया, उस वक्त ना 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 मोदी थे ना बीजेपी पावर में थी। तो आप किस तरह से 1990 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तो ये जो आप कह रहे हैं देश में माहौल, ये माहौल तो आज हुआ, उस वक्त तो माहौल नहीं था 90 में। उस वक्त क्यों हुआ ये? तो आप इसका जवाब दे दीजिए फिर। उस वक्त क्यों मारा? तो इट इज क्लियर केस ऑफ जिहाद विच वो उस तरफ उनकी बात नहीं करते जो कर रहे हैं। आप देश का माहौल को इससे लिंक कर रहे हो। जो कर रहे हैं उनका बताइए ना, करने वाले उनके खिलाफ बोलिए ना, वो आप कोई भी नहीं बोलता। और जो एलजी साहब ने कहा कि इसको धर्म से नहीं देखना चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल मनोज सिन्हा साहब से डिफर करता हूं। जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन। हर कम्युनिटी के लोग मारे गए, नो डाउट, बट जैसे मैंने कहा वो जिहाद के रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो मुस्लिम होगा, चाहे कोई भी होगा, पॉलिटिशियन होगा, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेगा, अगर वो पॉलिटिकल पर्सन है, पंचायत का मेंबर है, अगर पुलिस वाला इस जिहाद के बीच में आता है तो ऑपरेशंस में रोल प्ले करता है तो जेएंड के पुलिस वाले को मारेंगे। आप आउटसाइडर हैं तो या कश्मीरी पंडित हैं तो आपको तो
उन्होंने एथनिक क्लींजिंग करनी ही करनी है, जिनोसाइड करना है। तो ये प्योर वी मस्ट अंडरस्टैंड ये जिहाद पाकिस्तान लॉन्च की है एंड इसको बिल्कुल क्लियरली सभी लीडरों को मेरे हिसाब से इसको स्पेल आउट करना चाहिए और कंडेम पाकिस्तान को करना चाहिए, ना कि देश का माहौल। देश के माहौल से कोई लिंक नहीं है इसके पाकिस्तान के इस जो इस पाकिस्तान ने यहाँ टेररिज्म और जिहाद टेररिज्म को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया है, उसका देश के माहौल से कोई ताल्लुक नहीं। वो आप अगर ऐसा था तो 90s में तो कांग्रेस की हुकूमत थी पूरे देश में। मेरे ख्याल वाजपेयी आए 99 में, उससे पहले तो कोई बीजेपी की हुकूमत नहीं थी। उनके 2 एमपी होते थे शायद। जी हाँ, जी हाँ। 84 टू 89 वाले पीरियड में तो 2 एमपी ही थे उनके और 89 दिसंबर तक तो इन्हीं की हुकूमत थी और सारी जो ये शुरुआत हुई है, वो उसी टाइम पे हुई है जब जस्टिस गंजू और टीकालाल टपलू इत्यादि की हत्या हुई। वहाँ से आरंभ जो हुआ है और जगमोहन जी तो इसी कारण जो है वो छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रहे थे राजीव गांधी जी। और उन जगमोहन जी ने जिन्होंने अच्छी तरह फाइट किया, उन पर ब्लेम डाला कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से निकाला। सरासर झूठ है। जगमोहन जी को क्या इसमें से मिलना था कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल के? एक गवर्नर वाई शुड यहाँ एक जो आप देख आपने मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा, एक एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है और वो बताया डाइवर्ट किया जाता है। आप बताइए उस वक्त का गवर्नर जगमोहन कश्मीरी पंडितों को क्यों माइग्रेट करवाएगा कश्मीर से? वहां एक कश्मीर में फ्लोट किया जाता है कि उन्होंने इनको निकाला ताकि जो वहां बाकी के मुस्लिम बच जाएंगे उन पर बम्बार्डमेंट करें। ये मतलब दीज आर false theories floated just to justify what was going on by terrorists. वैसे भी जो वो 18 और 19 जनवरी 1990 की जो घटनाएं हैं, तो गवर्नर साहब तो 18 को पहुंचे थे जम्मू शायद। पहुंचे थे, आप मैं उन दिनों एएसपी था, मुझे याद है। जी जी और 18 की पूरी रात इन्होंने वहां पर आतंक फैला के और 19 को उन्हें भागने को मजबूर कर दिया मजबूर। था। हाँ, मैं खुद विटनेस हूँ, मैं खुद एएसपी था उन दिनों बड़गाम में। और गवर्नर साहब मुझे याद है पूरी अच्छी तरह से। और वहाँ जो उस वक्त माहौल बना हुआ था, अनाउंसमेंट्स थी जिस तरह मस्जिदों से, वो बहुत बुरा वक्त था। मुझे पूरी तरह याद। तो यदि गवर्नर साहब चाहते भी तो कुछ कर सकते थे क्या उस समय? आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता जिस तरह का माहौल था वो द बेस्ट वन कुड डू। मैं एज ए बिकॉज उस मेरा वो लेवल नहीं था उस वक्त गवर्नर साहब को, मैं जूनियर अफसर था। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जगमोहन जी ने आई थिंक ही एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए एबल एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट पॉसिबल वट एवर ही कुड डू ही डिड। जो मेरे इम्प्रेशंस हैं, उस उनकी जगह मैं और आप अगर होते हम भी शायद वही करते। क्योंकि फुल फ्लैश्ड जिहाद की वहां फुल फ्लैश्ड टेररिज्म बस्ट हो गया था और जिस तरह का माहौल था। लेकिन उनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलनी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो नहीं मिली। इनफैक्ट मुझे आज भी याद आता है हाउ ही वाज ह्यूमिलेटेड बाय उस वक्त राजीव गांधी, शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उन्होंने एक डेलीगेशन लाई थी जो कश्मीर में लैंड की और एयरपोर्ट पे ही वाज ह्यूमिलेटेड। जो मुझे इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, आई वाज टोल्ड ही वाज ह्यूमिलेटेड बैडली। तो ये मेरे जो मेरे इंप्रेशंस हैं, ही वाज नॉट एट ऑल सपोर्टेड बाय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन उस वक्त जो आई थी और बाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राजीव गांधी, लेट मिस्टर राजीव गांधी। तो जिस तरह की सपोर्ट उनको नेशन से मिलनी चाहिए थी, ए पर्सन हु वाज फाइटिंग ऑल आउट टेरर फ्रॉम अक्रॉस शुड हैड फुल सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, लेकिन वो नहीं मिला। आज जगमोहन जी नहीं है, लेकिन मेरा इंप्रेशन तो यही है।
जी हाँ, उस समय तो 26 जनवरी को तो उनका इरादा था पाकिस्तान का झंडा हाँ, फहराने का श्रीनगर में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। दूसरा मैं संजय जी बताना चाहता हूँ कि ये जो अटैक जम्मू में हो रहा है, मुझे इसके 2 मकसद लगते हैं। एक, जी, अ, जम्मू रीजन बड़ा सेंसिटिव है। आप जानते हैं यहाँ मिक्स्ड, अ, अनलाइक कश्मीर, वहाँ तो कश्मीर हिंदू बचे ही नहीं। जम्मू रीजन में दोनों कम्युनिटीज़ अच्छे नंबर में रहती हैं। तो और खासकर राजौरी का इलाका बड़ा कम्युनली सेंसिटिव है और मुझे लगता है ये ऐसा हादसा जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसका मकसद ये भी हो सकता है कि हिंदू माइनॉरिटी किलिंग की जाए, उनका बैकलैश हो मुस्लिम पर, कम्युनल राइट हो, ताकि उसमें कुछ मुस्लिम लड़कों को ये रेडिकलाइज करने में कामयाब हों, क्योंकि इनको अभी पिछले 2 दशकों में, 20 सालों में जम्मू रीजन में कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसीलिए यहाँ टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया था पिछले 20 सालों में। पिछले 1 साल से जो कोशिशें की जा रही है रिवाइव करने की, उस ये मुझे लगता है इसका एक मकसद ये हो सकता है, ताकि इनको कामयाबी मिले मुस्लिम लड़कों को रेडिकलाइज करने की, कम्युनल टेंशन क्रिएट करके बैकलैश करने से दोनों कम्युनिटीज को लड़ाया जाए। तो इसलिए इसी इरादे से इन्होंने रघुनाथ मंदिर पे 2 बार अटैक किया था ताकि हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम्स पर अटैक करे और मुस्लिम लड़के रेडिकलाइज करने में इनको आसानी हो। एक ये पर्पस हो सकता है। दूसरा पर्पस मुझे लगता है कि स्प्रेड फोर्सेस का करना चाहते हैं। कश्मीर में जो प्रेशर है, मुझे लगता है फोर्सेस, जब जम्मू रीजन इज़ अ ह्यूज एरिया और अगर यहाँ टेररिज्म दोबारा 1990s वाली हालत आ जाती है, तो आपको बहुत सारी बटालियंस को यहाँ डिप्लॉय करना पड़ेगा, व्हिच मीन्स स्ट्रेचिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस, व्हिच मीन्स ईजिंग प्रेशर इन कश्मीर। सो मुझे लगता है ये 2 मकसद हो सकते हैं और ऑफ कोर्स टेरर जिस तरह कश्मीर में पैदा किया, उस तरह का ऐसी किलिंग से वो भी माहौल बनता है। असुरक्षा की भावना पैदा होती है। कश्मीरी पंडित भाग के जम्मू आते थे या बाकी लोग भाग आते थे। तो जम्मू में अगर वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाए, तो वो आपको एक फ़ियर माहौल बनता है। तो ये इसका मकसद हो सकता है। तीसरा मैं यहाँ पॉइंट ये भी कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं देखता रहता हूँ सभी चैनल्स। पाकिस्तान की जो अंदर की स्थिति है, बहुत ही खतरनाक है और आज जो वहाँ का आम आदमी है, वो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि 75 सालों में इंडिया कहाँ पहुँच गया और आपने हमें भूखमरी के कगार में लाया, देश टूटने के कगार में लगाया। टीटीपी आज इनकी पैंटें उतार रही है। हुँ, एक-एक हुँ, दिन हुँ, हुँ। आज आज भी पेपर कहीं पढ़ रहा था, कल शायद 5-6 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान आर्मी के, उसमें एक इनका कैप्टन है। तो इनकी जो हालत है एस्टेब्लिशमेंट की, आई मीन द पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई, तो ये लाज़मी है कि वहाँ के लोग इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं और कई चैनल्स में मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की, जो लोग इनको पूछ रहे हैं कि आपने सारा कुछ तो आप चलाते थे। सारा पॉलिटिकल सिस्टम, सारी इंस्टीट्यूशंस तो आप चलाते थे। तो आपने 75 सालों में हमें कहाँ लाया और इंडिया कहाँ पहुँचा? तो इसलिए ज़रूरी है इनको, इनके अपने सर्वाइवल के लिए कि यहाँ ये माहौल गर्म करें और यहाँ टेंशन्स क्रिएट करें। जम्मू रीजन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले दिनों में और अटैक्स हो। तो इस समय जो सीज़फायर चल रहा है, उसका फ़ायदा किसे हो रहा है? मेरे हिसाब से पाकिस्तान को। हम आप बताइए मुझे उस सीज़ फायर का फ़ायदा क्या है अगर इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूज़? जब फायरिंग होती थी, तो हम जनरली आर्मी वाले ये प्ली लेते थे कि क्योंकि एलओसी में आर्मी है और इंटरनेशनल ज़्यादातर फायरिंग एलओसी में होती थी, इंटरनेशनल बॉर्डर पे इतनी नहीं होती थी। तो कि फायरिंग जो होती थी वो कवर होता था इन्फिल्ट्रेशन के लिए। आज उसके फायरिंग दोनों तरफ से ना होने के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन वो करवा रहे हैं और बहुत सारे
टेररिस्ट आज भी लॉन्चिंग पैड्स में हैं। तो आई थिंक इन इंडियन आर्मी नीड्स टू थिंक अबाउट, इंडियन स्टेट नीड्स टू थिंक अबाउट इट, हू इज़ टेकिंग एडवांटेज। पाकिस्तान की जो हालत है अफ़गानिस्तान बॉर्डर में, अगर उनको यहाँ बिल्कुल पीस है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये सीज़ फायर किया, क्योंकि वो पूरी तरह उधर इन्वॉल्व हैं। उनकी तो वो ही हालत खराब कर रहा है जो बलूचिस्तान और टीटीपी। तो उनको उनको तो चाहिए यहाँ पीस, उनका काम चल रहा है, इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं और यहाँ सीज़ फायर है। तो सीज़ फायर का मेरे हिसाब से फ़ायदा पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा है दैन जम्मू एंड कश्मीर फोर्सेस, इंडियन आर्मी। इससे ही में एक जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, एक तो वो उड़ी के बदले में की और दूसरी पुलवामा के बदले में बालाकोट में की। तो इन सर्जिकल स्ट्राइक्स का खाली 2 बार ये डेमोंस्ट्रेशन करके, ये जो पूरा का पूरा इनकी जो जिहाद की फैक्ट्री है और इनका जो जिहाद का पर्पस है, जो कि हमने आपने डिस्कस किया था, जो इनका जो डॉक्ट्रिन है, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर वाला, उस पे तो कोई असर पड़ा नहीं। ये तो आप जब तक अंदर घुस के सफाया नहीं करेंगे, मतलब इसको एक परमानेंसी नहीं देंगे इस तरह की चीज़ों को, तब तक तो इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके तो ये बहुत ही लो कॉस्ट वॉरफेयर है इनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए संजय जी, मैं समझता हूँ इसमें उनकी आर्मी की कोई कैजुअल्टी नहीं होती, उनके पास लड़कों की कमी नहीं है, जो जिहादी फैक्ट्री उन्होंने पूरी खोली हुई है, तो हथियारों की कमी नहीं है, तो लो कास्ट वॉर उनकी हो रही है, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो मैं समझता हूँ अ, पुलवामा के बाद जो बालाकोट हमने किया, हाँ, उसके बाद कोई बड़ा हादसा नहीं कर पाए, ये बात सही है। लेकिन मैं समझता हूँ इनकी जितनी ये जो एक फुल फ्लेज्ड इंडिया को एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि इ उसके बाद या तो रुक जाते, रुके तो नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ-जहाँ ये लॉन्च पैड्स हैं, इंडिया के पास सारी इन्फॉर्मेशन है और आज टेक्नोलॉजी है, आप ड्रोन से टारगेट कर सकते हैं। आपके पास आज हर वो पहले वाला इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स नहीं है। आपके पास पूरी फैसिलिटी है, पूरी पूरी टेक्नोलॉजी है। यू कैन हिट दीज़ टारगेट्स और मेरे हिसाब से ये एक फुल फ्लेज्ड एक्शन करने की ज़रूरत है। एनफ इज़ एनफ एंड टुडे पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ पोज़ीशन, जो आप बेहतर जानते हैं उसकी हालत, अंदरूनी हालत है। आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट टेक ए कॉल ऑन दिस। और दूसरी बात ये है कि ये जो जिहाद की फैक्ट्री है, इसमें जो विद इन इंडिया जो इंडोक्ट्रिनेशन है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये 90s से पहले से ये जो देवबंदी किताबें यहाँ पढ़ाई जाती हैं, देवबंद में आज भी हिदाया पढ़ाई जाती है, जिसमें ये साफ-साफ लिखा है कि जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने, यानी दावत इस्लाम करने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। वो आज भी देवबंद कायम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम है, बरेली कायम है, जिन्होंने तीनों ने मिलके पाकिस्तान बनाया। और यही देवबंद के लोग जो हैं, ये यहाँ कश्मीर में आके मदरसों में पढ़ाते हैं, यही चीज़ पढ़ाते हैं। जमाते इस्लामी को बैन कर दिया, जमाते इस्लामी के मदरसे बदस्तूर चल रहे हैं। अहले हदीस को तो बैन भी नहीं किया और उनके मदरसे बदस्तूर चल रहे हैं। तो ये हाफ हार्टेड अप्रोच टुवर्ड्स जिहाद जो है, ये इससे तो हम कैसे जीत पाएँगे इससे? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। मैं इसीलिए कहता हूँ, जो फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर मैक्रॉन ने किया, आई थिंक भारत को उस तरह के कदम लेने की ज़रूरत है और उसमें ये सारी चीज़ें उसका एक हिस्सा हैं। उन आप देखें उनके 4-5 स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। आई थिंक भारत में अगर आने वाले दिनों में कंट्रोल करना है, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि देवबंद का रोल क्या है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैं जब कश्मीर में डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करता था, तो मोस्टली मुल्लाज जो हैं वो यूपी के होते हैं और देवबंदी ज़्यादा होते हैं बाद में अहले हदीस और ये सारे इनका सबका रोल देखना चाहिए। इनके किस तरह से गवर्नमेंट इनको इन चीज़ों पर रोक लगा सकती है, जो हमारे मुल्क को डिस्ट्रॉय करेगी। हमारी 2 कम्युनिटीज़, 3 कम्युनिटीज़ को में बर्बादी करेगी। ये जिहाद की जो कांसेप्ट है, इसको किस तरह से रिलीजियस पार्ट चले, बट इन चीज़ों को किस तरह से रोका जाए ताकि देश दोबारा ना टूटे। ऑलरेडी इसका विभाजन हो गया है, पाकिस्तान बना और 3 टुकड़े हुए बांग्लादेश बना। तो मैं समझता हूँ सीरियसली गवर्नमेंट को इस पे ज़रूरत है एक संज्ञान लेने का, एक इंट्रोस्पेक्शन करने का, एक चिंतन करने का और इसमें अगर ज़रूरत है, मुस्लिम लीडर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप बताइए ये ये जो आप मदरसों में पढ़ा रहे हैं, इसका असर आने वाले जनरेशन के यंग बच्चों पर क्या होगा और इसका देश पर क्या असर होगा? आप अपना धार्मिक पाठ ज़रूर पढ़ाइए, बट ये चीज़ें जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो भारत की संस्कृति को नुकसान करती हैं, जो भारत की संस्कृति को डिस्ट्रॉय करती हैं और जो हमारे कंपोज़िट कल्चर को बर्बाद करती हैं और ये जो सारा आप देखिए इसी का नतीजा है पीएफआई, सिमी एंड ऑल दीज़ थिंग्स हैव कम अप एंड अल्टीमेटली किस किस तरह का माहौल कंट्री में पैदा हो रहा है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए नेशनल लेवल पे एंड इसमें मुस्लिम स्कॉलर्स को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें पॉलिटिक्स नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या है हमारे कंट्री में ब्लेम गेम शुरू हो जाती है बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट एक दूसरे के साथ पीछे समाजवादी पार्टी लालू की पार्टी ये सब शुरू हो जाते हैं कंट्री फर्स्ट कंट्री है तो आप सब हैं कंट्री नहीं है तो आप कोई भी नहीं है तो आप एक दूसरे का क्रिटिसिज्म प्रोग्राम्स पे करिए बट जहां आपकी जो चीज आपको लगती है कि देश की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन सकती है वहां आपको मिलकर बैठना चाहिए चिंतन करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए ये मेरा एज ए सिटीजन मेरा मेरी सोच है जी हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो सरकार को जिहाद की रियलिटी को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल वरना तो बिल्कुल जिहाद की रियलिटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ना जेनोसाइड की रियलिटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। बिल्कुल अ, सही अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूँगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यदि इसके तात्कालिक उपाय किए जाने हों और इसके जो दूरगामी उपाय किए जाने हों, तो आप इसके लिए किस तरह की योजना तैयार करते? आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं या जी पूरे हाँ, इंडिया की जम्मू कश्मीर की बात जम्मू और कश्मीर का विशेषकर देखिए विशेषकर जम्मू की बात कर रहा हूँ। ओके मैं 2-3 चीजें इसमें समझता हूँ सबसे पहला तो देखिए जम्मू में इंटरनली इतना सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं है बहुत कम है मैं नहीं कहूंगा 100% बट बिल्कुल मिनिमल बहुत कुछ पॉकेट्स हैं जहां कुछ लोग जैसे किश्तवाड़ का कुछ एरिया में लोग हैं भद्रवाह के इलाके में कुछ लोग हैं आपके बनहाल के इलाके में हैं बट फ्रैक्शन विच आर एक्चुअली नाउ जो डारमेंट हैं पिछले 20 सालों में 20-22 सालों से कुछ भी नहीं कोई उनको भी ऐसे ही कोई मुल्ला मौलवी रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं और आजकल अनफॉर्चुनेटली ये वाला मुल्ला भी हो गया है तैयार तो इसके ऑनलाइन भी रेडिकलाइज करते हैं लेकिन जम्मू रीजन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है और अनलाइक कश्मीर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ इतनी इस रीजन से नहीं है लेकिन उस पे पुलिस को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए जो लोग इस तरह के नजर में आते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा है उन पे सर्विलेंस रहनी चाहिए पहला पॉइंट मैं ये कहूंगा दूसरा
ज़्यादातर हमले जो हो रहे हैं जम्मू रीजन में, ये इन्फिल्ट्रेशन से हो रहे हैं। आप देखिए आप सिदड़ावाला देखिए, आप जो पहले 2 और एनकाउंटर उसके पहले जम्मू में हुए, वो भी इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप थे। पुंछ में जो अटैक हुआ आर्मी पर, वो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था। जो बटालियन पर अटैक हुआ, कल वाला अटैक हुआ, ये सारे इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स हैं। तो मैं समझता हूँ उस पर एक ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत है। हालाँकि टेरेन डिफ़िकल्ट है राजौरी पुंछ की, रिवाइन्स हैं, जंगल है, नाले, दरिया हैं, तो लेकिन उसका फूल प्रूफ सिस्टम हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। और जब खासकर सर्दियों में, इस वक़्त धुंध है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाहर धुंध है। तो ये जो रीजन है, यहाँ सर्दियों में काफ़ी धुंध पड़ती है। और परसों जब ये अटैक हुआ, उसके 1-2 दिन पहले भी काफ़ी घनी यहाँ धुंध थी, तो उसका फ़ायदा भी लेते हैं। तो हमें इसका सिस्टम वर्कआउट करना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, हथियार ना आए। ड्रोन्स, अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है ड्रॉप करने के लिए, वेपन हो, ड्रग्स हो, तो उसका हमें तोड़ निकालना ज़रूरी है। ये 2-3 पॉइंट। चौथा, वीडीसीज़ को, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और जम्मू रीजन में वीडीसी ने पहले भी 1990s में बहुत रोल प्ले किया है। और मैं समझता हूँ उनको रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है, उनको अच्छे वेपन्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है। चाहे उसमें दोनों कम्युनिटी के लोगों को रखा जाए, और वो इनसे बराबर मुकाबला फाइट करेंगे। आर्मी फोर्सेस हर जगह नहीं हो सकती हैं, लेकिन यस, जम्मू रीजन में उनको थोड़ा लेड बैक अप्रोच थी। मैं समझता हूँ एक्टिव होने की जरूरत है। जिस तरह कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड इज वेरी रोबस्ट, आई थिंक जम्मू रीजन में भी उसकी, मैं समझता हूँ, जरूरत है। ये कुछ कदम अगर लिए जाएं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हैं। थैंक यू। डॉक्टर एसपी वैद जी। थैंक यू दर्शकों सर। का भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध करूँगा अंत में कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करते रहें। आपको अपडेट्स यदि चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार आपको पुनः, डॉक्टर वैद। जय हिंद, वंदे मातरम।